मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर अयोध्या से है, जहां 3 दिन में 1 लाख मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएम डॉक्टर संजय जैन ने कार्यालय के सभागार में बताया है कि 10 दिवसीय क्षय रोगी खोज अभियान 5 दिसंबर तक चलाया जाएगा। वहीं जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर संदीप शुक्ला ने बताया कि इसमें 15 टीबी यूनिट के अंतर्गत 20% जनसंख्या पर 224 टीम और 45 पर्यवेक्षक के द्वारा घर घर जाकर क्षय रोग खोज अभियान चलाया जा रहा है। जिले में 3 दिन तक चले क्षय रोग खोज अभियान के तहत 1 लाख से भी अधिक मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 447 मरीजों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान टीबी के 4 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। आपका क्या कार्यक्रम था और किस जागरूकता अभियान को लेकर आज आप पत्रकारों के माध्यम से घर घर तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा है कि अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का ये सपना है कि दिसंबर 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त हो जाए। तो हम सब लोग तन मन धन से इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे हुए हैं। उसी के क्रम में ये 23 नवंबर से और 5 दिसंबर तक के लिए ये सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है जनपद में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 224 टीमें गठित की हैं, जो कि घर घर जाकर के इस तरह के पेशेंट जिनको कि 2 हफ्ते से ऊपर खांसी है, बलगम आ रहा है, बलगम में खून आता है, बुखार बना हुआ है, सीने में दर्द है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, रात के समय पसीना आ रहा है, इस तरह के लक्षण के जो भी मरीज मिलेंगे उनका जो है बलगम की जांच कराई जाएगी। अगर बलगम की जांच में वो पॉजिटिव टीबी पॉजिटिव निकलता है तो उसका जो है निःशुल्क ट्रीटमेंट 48 घंटे के अंदर शुरू किया जाएगा जी। और ऐसे मरीजों को जिनमें भी टीबी के लक्षण पाए जाएंगे और टीबी डायग्नोस होगी, उनको हम लोग रजिस्टर करके उनके अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड के बेसिस पे उनको रजिस्टर करके उनको 500 रुपए प्रति माह का सहयोग राशि भी प्रदान की जाएगी जी। जैसे सरकार, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहती है कि जो अधिकारी हैं या जो पद पर बैठे हुए हैं वो भी जागरूकता से चलाएंगे और कुछ लोगों को गोद लेकर उनका सहयोग करेंगे, तो इसमें कौन कौन से अधिकारियों का सहयोग यहाँ लिया जा रहा है और कितने प्राइवेट सेक्टर के लोगों का सहयोग लिया जाता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक ये योजना चल रही है जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या कोई राजनेता हो, कोई भी जना टीबी के मरीजों को गोद ले सकते हैं और उनको वो जो है एक निक्षय पोटली होती है वो प्रदान करते हैं, जिससे कि उनको एक तो पोषण मिलता है, दूसरा ये कि उनको भावनात्मक सपोर्ट भी मिलता है। सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए जो भी वो सहयोग राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दान देंगे, उसका 50% को एटीजी में, धारा एटीजी के अंदर जो है कर से मुक्त कर दिया गया है। अच्छा सर, जैसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग जुटे हुए हैं। इसमें हम लोग निःशुल्क कैंप लगाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र लगाएंगे जगह जगह पे जहाँ पे आवश्यकता होगी। उसके अलावा कुछ हॉट स्पॉट बना करके एम्बुलेंस को भी खड़ा करवाएंगे और 10-10 बेड के 3 चिकित्सालय बनाने का भी प्रपोजल है, टेम्परेरी अस्पताल बनाने का भी प्रपोजल है, जिससे कि आपका क्या कार्यक्रम था और किस लखनऊ से है, जहां सदन में ब्रजेश पाठक के बयान की निंदा मौलाना यासूब अब्बास ने की है। बता दें, मौलाना
सुब अब्बास ने अपने बयान में कहा है कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक बयानों से बचना चाहिए। दरअसल ब्रजेश पाठक ने मुस्लिम धर्म को लेकर सदन में बयान दिया था, जिसके बाद शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब ने बयान देते हुए कहा कि इमाम हुसैन के नाम को सियासत से जोड़ने और मातम का मजाक उड़ाना गलत है। बड़े ही अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सदन के अंदर लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या और किसी दूसरे मजहब के महापुरुष हो, किसी का नाम को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। दुनिया में जो भी जितनी बड़ी कुर्बानी दे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता है। और अगर से कोई अपना सीना पीट के मातम करके ये कहता है हुसैन हम ना हुए, तो वो ये कहता है कि मौला अगर हम होते तो अपनी जान आपके ऊपर हम कुर्बान कर देते। लिहाजा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हर सियासतदान से कि सियासत अलग है, धर्म अलग है, मजहब अलग है। मजहब को सियासत से अलग रखे तो बेहतर है। अगर धर्म और सियासत एक हो जाते हैं तो यजीदियत पनपती है और यजीदियत जन्म लेती है। बड़े ही अफसोस की बात है। खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल कमीरवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें जातिगत जनगणना को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा है कि सदन में अगर मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं तो हम लोग सदन में क्यों हैं। पल्लवी ने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना पर चर्चा के लिए अपनी निजी विधेयक पेश किया था, क्योंकि हम चाहते हैं बहुसंख्यक की आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं तो जवाब नहीं आता है और मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो बोलते हैं कार्रवाई में नहीं लिखा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक की जो आबादी है वो दलित है और पिछड़ा मिलकर ही बनाते हैं। आपने जातिवाद जनगणना को लेकर उठाया मुद्दा, क्या पूछा है, कैसे सदन में आपने क्या कार्रवाई की? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल है। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया था और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में है किस लिए? यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ है, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलितों और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवार जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवार जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो भी जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो। इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो। आज सदन में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जातिवाद जनगणना के लिए श्रीमती पल्लवी पटेल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा। और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं,
तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जेलों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहां पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं। इसलिए यहां पर आप खेल रहे हैं, कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। भारतीय जनता माननीय सदस्य जनगणना की बात यहां पर दलित और पिछड़ों का काम करने का काम कर रही है। यहां पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहां बात करो जातिवार जनगणना की, माननीय सदस्य अनिल पटेल जी विषय में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। खबर कौशाम्बी से है, जहां यातायात माह नवंबर 2023 के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मंझनपुर अंतर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम हुआ है, जिसमें यातायात संबंधित नियमों के विषय में बताया गया है और यातायात जागरूकता संबंधित पैम्पलेट्स वितरित किए गए हैं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मंझनपुर, ARTO, यातायात निरीक्षक, प्रभारी महिला थाना और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खबर हापुड़ से है, जहां धुंध और घने कोहरे ने आतंक मचा रखा है। बता दें कि सुबह के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें भारी दिक्कत सर्विस रोड पर वाहन चालकों को होती है, किसानों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक अंधेरा छाया हुआ रहता है।